मेरा नाम सविता है। मैं जयपुर के एक राजकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर थी। मेरा छोटा सा परिवार था जिसमें मैं अपने पति अमित और अपनी 11 साल की बेटी पायल और अपने 18 साल के देवर करण के साथ रहती थी। मेरे पति अमित की मृत्यु को अभी कुछ ही दिन हुए थे। घर में अभी भी शोक का माहौल था। उनकी तस्वीर के सामने जलता हुआ दीपक मुझे बार बार ये एहसास दिला रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। एक सुबह मैं घर के मंदिर में पूजा करके बाहर निकली ही थी कि करण मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना दुख था और ना ही उदासी। उसने सहज अंदाज में कहा, भाभी, मैंने आपकी गाड़ी बेच दी है। उसके शब्द सुनते ही मेरे दिल जोर जोर से धड़क उठा। मैंने सोचा शायद मैंने गलत सुना होगा। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन सी गाड़ी? वह मुस्कुराया और बोला, वही भैया वाली पुरानी गाड़ी। अब उसकी ज़रूरत ही क्या थी? उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पति की आखिरी निशानी मुझसे छीन ली हो। वह गाड़ी सिर्फ एक वाहन नहीं थी, उसमें मेरी यादें थी। उसी गाड़ी में बैठकर मैं और अमित रोज कॉलेज जाया करते थे। लेकिन करण के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा कि अब वह सब कुछ संभालेगा और मुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके जाने के बाद मैं तक वहीं खड़ी रही। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति के जाने के बाद इस घर में कुछ बदल गया है। अगले कुछ दिनों के में करण का व्यवहार और भी अजीब होने लगा। वह बार बार घर के कागजात मांगता, अमित के स्टडी रूम में जाता और मुझे सलाह देने के नाम पर हर फैसले में दखल देने लगा। एक दिन मैंने अमित की पुरानी फाइलें निकाली। जब मैंने गाड़ी के कागजात ढूंढे तो वे गायब थे। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले करण ने स्टडी रूम की चाबी मांगी थी। तब मैंने उस पर भरोसा कर लिया था, लेकिन अब मुझे शक होने लगा था। मैंने अमित के पुराने मित्र और प्रसिद्ध वकील अशोक मेहरा को फ़ोन किया। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि सारे ज़रूरी कागजात सुरक्षित कर लो। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में डर बैठ गया। उसी रात मुझे अमित की एक बात याद आई। मौत से 2 दिन पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, सविता, मंदिर की दान पेटी याद रखना। उस समय मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझी थी, लेकिन अब वह शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। अगले दिन अशोक जी ने मुझे बताया कि गाड़ी मेरे नाम पर थी और बिना मेरे हस्ताक्षर के उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था। उसका मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं जालसाजी हुई है। उसी शाम करण घर लौटा और फिर फाइलों के बारे में पूछने लगा। उसकी बेचैनी देखकर मेरा शक और बढ़ गया। जब मैं मंदिर में गई तो मेरे होश उठ गए। दान पेटी अपनी जगह पर नहीं थी। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वहाँ वह कहीं नहीं मिल रही थी। उसी दौरान मेरी बेटी पायल ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा कि दान पेटी तो कुछ दिन पहले गाड़ी में रखी गई थी और वापस मंदिर में नहीं आई। अचानक मुझे सब याद आ गया। अमित की तबीयत खराब होने से पहले हम दान पेटी के पैसे निकाल कर गरीबों में बांटने गए थे और दान पेटी गाड़ी में ही रह गई थी। अब मुझे यकीन हो गया कि करण उसी दान पेटी के पीछे पड़ा है। कुछ ही समय बाद एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर आया और उसने बताया कि मेरी गाड़ी अभी भी सोसाइटी के बेसमेंट में खड़ी है। मैं भागती हुई नीचे गई। वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी। अंदर दान पेटी दिखाई दे रही थी और उसका ताला टूटा हुआ था। तभी पीछे से करण की आवाज़ आई, भाभी, उसे मत खोलिए। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। अब मुझे यकीन हो गया कि वह कुछ छिपा रहा है। मैंने तुरंत अशोक जी को फ़ोन किया।
उनके कहने पर मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की। गाड़ी के अंदर मुझे एक छोटी सी चाबी मिली। वह किसी बैंक लॉकर की चाबी लग रही थी। दान पेटी के अंदर एक सुनहरा लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था सिर्फ सविता के लिए। मैं उसे वहीं छोड़कर घर लौट आई। शाम को मैं अपनी सहेली पूजा के साथ अशोक जी के चैम्बर पहुंची। वहां हमने लिफाफा खोला। उसके अंदर एक पेन ड्राइव और अमित का लिखा हुआ पत्र था। पत्र पढ़ते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। अमित ने लिखा था कि वह करण से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें उसके बदलते व्यवहार पर शक है। उन्होंने लिखा था कि अगर कभी कोई परेशानी आए तो इस पेन ड्राइव और लॉकर में रखे दस्तावेज सच्चाई सामने ला देंगे। अगले दिन हम बैंक पहुंचे। लॉकर खुला तो उसमें और भी दस्तावेज मिले। उनमें सबूत थे कि करण कुछ प्रॉपर्टी ब्रोकरों के साथ मिलकर घर और संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। उसने कई जगह जाली दस्तखत करवाने की कोशिश की थी। अमित ने बीमारी के दौरान उसकी गतिविधियों पर नजर रखी थी और सब कुछ लिखकर सुरक्षित कर दिया था। उधर घर में करण बेचैन हो गया था। एक रात मुझे स्टडी रूम से आवाज़ें सुनाई दी। मैं चुपचाप वहां पहुंची। अंदर करण किसी अजनबी आदमी के साथ फाइलें खंगाल रहा था। तभी बार खिड़की पर दस्तक तक हुई। ये विकास था, जो सोसाइटी में काम करता था। उसने बताया कि करण के साथ एक संदिग्ध आदमी घर में घुसा है। मैंने तुरंत गार्ड और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। करण और उसका साथी रंगे हाथों पकड़े गए। जांच में पता चला कि वह साथी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर था। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। गाड़ी के फर्जी ट्रांसफर, जाली दस्तखत, हस्ताक्षर और संपत्ति से जुड़े कई राज सामने आने लगे। कुछ दिनों बाद कर्ण जमानत पर घर लौट आया। इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी अकड़ नहीं थी। वह मेरे कमरे में आया और रोते हुए बोला, भाभी, मुझसे गलती हो गई। मेरे दोस्त ने मुझे भड़काया। उन्होंने कहा था कि भैया के जाने के बाद सब कुछ मेरा हो सकता है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। जिस बच्चे को मैंने बेटे की तरह पाला था, वह ही लालच में अंधा हो गया था। मैंने उससे कहा, करण, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बेटे की तरह पाला है। मैंने भी हमेशा तुम्हें अपना माना, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। माफ़ी मिल सकती है, लेकिन भरोसा टूट जाए तो उसे वापस आने में समय लगता है। वह सिर झुकाकर रोता रहा। मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब घर की सारी जिम्मेदारियां और आर्थिक फैसले मेरे हाथ में रहेंगे। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी और गलत संगत छोड़नी होगी। मैंने ये भी कहा कि अगर वह सुधरना नहीं चाहता तो उसे जगह छोड़ना होगा। उस दिन पहली बार कर्ण ने अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा कि वह विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहता है और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता है। कुछ महीनों बाद वह लंदन चला गया। वहाँ उसने पढ़ाई पूरी की और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी बदल ली। समय बीतता गया। मेरी बेटी पायल बड़ी होती गई। मैं अपने काम में व्यस्त होने लगी। करण भी समय समय पर फ़ोन करता और अपनी प्रगति बताता। अब उसकी आवाज़ में लालच नहीं, बल्कि सम्मान था। उसने कई बार कहा कि अगर अमित भैया ने आखिरी समय में वह सबूत सुरक्षित ना रखे होते तो शायद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि प्यार जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा नहीं। रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब उनके साथ सच और जिम्मेदारी भी हो। अमित ने मरने से पहले सिर्फ अपनी संपत्ति नहीं बचाई थी, उन्होंने अपने छोटे भाई का भविष्य भी बचाया था। उन्होंने मुझे बदलना लेना नहीं सिखाया, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना सिखाया। और शायद यही वजह थी कि हमारा परिवार टूटने की बजाय फिर से जुड़ सका। आज भी जब मैं घर के मंदिर में दीपक जलाती हूँ तो अमित की तस्वीर देखकर मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जाते
जाते हमें सबसे बड़ा सबक दे दिया था। सच्चाई देर से सामने आती है, लेकिन आती ज़रूर है। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। स्टोरी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।